नमस्कार। आज हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ये श्वसन है क्या। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यदि हम सामान्य दूसरे शब्दों में यदि हम समझें इसको कि जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ CO2 अथवा जल व CO2 का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब हम श्वसन तंत्र के मुख्य जो भाग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों का बना होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी हम कह सकते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता रहता है, जैसे नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गई, लैरिंक्स या फिर इसको हम स्वर यंत्र कह सकते हैं, श्वास नली हो गई, श्वसनी हो गई, श्वसनिकाएँ हो गई, फेफड़े हो गए। ये सारे अंग जो मिलकर है वो मनुष्य के श्वसन तंत्र को पूरा करते हैं। अब हम एक एक करके श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नासा मार्ग। हम जानते हैं कि मनुष्य में मुख के ऊपर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें नासा छिद्र कहते हैं। दोनों नासा छिद्रों के बीच में एक पट होता है। दोनों नासा छिद्रों जो है वो पीछे की ओर एक गुहा में खुलते हैं जिसे नासा गुहा हम कहते हैं। नासा गुहा तथा नासा छिद्रों की दीवार पर अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो एक गाढ़े से द्रव का स्रावित करती है, जिसे हम श्लेष्म द्रव भी कह सकते हैं। इस श्लेष्म में वायु के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण वहाँ पे चिपक जाते हैं तथा फेफड़े में नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वायु का तापमान शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है, जिससे फेफड़ों को कोई हानि भी नहीं पहुँचती है और नासा गुहा पीछे ग्रसनी में जाके खुलते हैं। अब दूसरा जो अंग है कंठ। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है कंठ या फिर स्वर यंत्र कहलाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है ध्वनि उत्पादन, क्योंकि नाम से ही पता है कंठ है जिसमें स्वर यंत्र पाए जाते हैं। किंतु इसके अलावा खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास मतलब सांस बाहर छोड़ने, अंदर लेने की क्रिया तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा में ये यंत्र है वो सहायक है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान एक कपाट मतलब एक पर्दा सा पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब इस एपिग्लोटिस का कार्य ये है कि जब हम कुछ भी निगलते हैं तो एपिग्लोटिस द्वार बंद कर देता है, जिससे जो भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि श्वास नली में कई बार हम खाते टाइम और खांसी सी आ जाती है, क्योंकि जब हम खाते टाइम बोलते हैं, हंसते हैं तो कुछ एक जो कण होते हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, जिससे हमें खांसी आ जाती है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली को ट्रेकिया भी हम कहते हैं, से जुड़ा होता है। जो श्वास नली है वो 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। श्वास नली वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति, मतलब ऊपर से पतली और नीचे से जैसे शाखाएं निकली रहती है वैसे उल्टे वृक्ष की भांति ये लटकी रहती है। श्वास नली की दोनों श्वास नली ऊपर से मतलब एकल होती है और नीचे आकर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों फेफड़ों में एक एक करके चली जाती है। जो दायां जो है दाईं ओर फेफड़े में प्रवेश कर जाती है और दूसरी बाईं ओर फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे मतलब ये
फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद श्वास नली है वो श्वसनी कहलाती है, और जो श्वसनी है वो आगे अनेक प्राथमिक द्वितीयक अनेक श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। अब श्वसनिकाओं के जो लास्ट वाले हिस्से होते हैं वो फूले हुए होते हैं, फूलकर गोल हो जाते हैं, जिन्हें हम कुप्पिकाएं कहते हैं। इन कुप्पिकाओं का कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, मतलब CO2 और O2 का विनिमय करना। अब फेफड़े, वक्ष गुहा में एक जोड़ी शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के फेफड़े होते हैं। फेफड़े श्वास नली और ग्रसनी से जुड़े होते हैं। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा और बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों और बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। जो प्रत्येक फेफड़ा होता है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन या झिल्ली कहते हैं। इसके मध्य एक द्रव भी भरा रहता है, जिसे प्लूरल द्रव भी हम कहते हैं। फेफड़े संकुचनशील होते हैं और जैसे यदि हम श्वास नली में फूंक मारते हैं तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। वक्ष गुहा के पसलियों के संकुचन और स्थिलन से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है और घटता है, जिसके कारण वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और वापस बाहर आती है। अब इसका जो लास्ट भाग है वो है डायफ्राम। डायफ्राम एक पर्दे का रूप जैसे पर्दा होता है वैसा होता है। वक्षीय गुहा का निचला जो फर्श है वो एक पतले पट द्वारा बंद रहता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जिसका श्वसन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम ये श्वसन तंत्र के मुख्य भाग थे। अब हम जैसे श्वसन तंत्र है में श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है, मतलब श्वसन तंत्र है वही ऑक्सीजन को अंदर लेने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की पूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादनों से मुक्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कई भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पूरी प्रक्रिया को हम बांटे तो पहला इसमें है बाह्य श्वसन, दूसरा है आंतरिक श्वसन और तीसरा है गैसों का परिवहन। ये 3 कार्य है जो महत्वपूर्ण रूप से श्वसन की प्रक्रिया में होते हैं। अब हम सबसे पहले बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य श्वसन प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का मतलब O2 और CO2 के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, ये बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बाह्य श्वसन है वो भी बाह्य श्वसन की प्रक्रिया वो 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला है इसमें श्वासोच्छ्वास का मतलब जैसे श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, और दूसरा है इसमें गैसों का विनिमय। अब पहले श्वासोच्छ्वास। स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं, ये सब हमने पीछे देख भी लिया था। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे श्वास लेना या श्वासोच्छ्वास हम कहते हैं। अब ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है मतलब 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब है, इसको यदि हम इंग्लिश में कहें तो इंस्पिरेशन, मतलब वायु है वो फेफड़ों के जब अंदर प्रवेश करती है। जैसे देखें इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ के द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में फेफड़े जब वातावरण से वायु फेफड़ों में प्रवेश करेगी तो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और हमारी वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है और वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है। यह हवा तब तक हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती रहेगी जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर व बाहर बराबर न हो जाए। अब दूसरा है उच्छ्वसन, जैसे एक्सपीरेशन कहेंगे, उसमें श्वास को निःश्वसन में श्वास को अंदर लेते हैं और उच्छ्वसन में श्वास को बाहर निकालते हैं। इस अवस्था में फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। उच्छ्वसन के समय जैसे है वो पसलियाँ क्या करती है भी सिकुड़ती है और अपने स्थान पे वापस आ जाती है। इसके फलस्वरूप प्लूरल गुहा का आयतन होता है वो घट जाता है, क्योंकि पसलियाँ क्या करती है अपनी उसी स्थान पे वापस आ जाती है। ये फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता रहता है।
तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से, जिस पथ से प्रवेश करती है, बाहर निकलकर पुनः वातावरण में चली जाती है। वायु का इस प्रकार फेफड़ों से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। तो हमने जाना कि निःश्वसन में है वो वायु है वो वातावरण से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, और उच्छ्वसन में है जो वो वायु है वो फेफड़ों से बाहर की ओर निकलती है। अब इसके जैसे हमने 3 भाग कहे थे, एक बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन और तीसरा गैसों का परिवहन। अब हम जो दूसरा है आंतरिक श्वसन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आंतरिक श्वसन है तो इसके नाम से हमें पता लग रहा है भी आंतरिक श्वसन मतलब अंदर की ओर श्वसन लेना। बाह्य श्वसन में हमने पढ़ा था कि इसमें निःश्वसन और उच्छ्वसन की 2 प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्यों के बीच जो गैसों का विनिमय होता है उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब पहले हमने पढ़ा था अभी फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। और शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तकों के मध्य जो गैसों का विनिमय होता है उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये इनमें अंतर है। चूंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है इसलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। अब आंतरिक श्वसन है उसमें भी क्या होते हैं वो मतलब दो तरह की क्रियाओं के कारण संपन्न होता है। पहला होता है भी इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहे तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो आंतरिक श्वसन की क्रिया जब भी होती है तो पहली जो आंतरिक श्वसन में जो क्रिया है वो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होना। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है तो 25% जो ऑक्सीजन है वो उत्तकों में पहुंच जाती है। दूसरी प्रक्रिया है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। मतलब जो भी हम खाद्य पदार्थ जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनका जो ऑक्सीकरण होता है एंजाइमों की उपस्थिति के कारण उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आंतरिक श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनाक्षी श्वसन और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। अब पहले हम दोनों श्वसन के बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं। अनोक्सी श्वसन, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब इसमें O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की जो श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का एंजाइमों की उपस्थिति में क्या होता है? विघटन होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो पाइरुविक अम्ल होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का, क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। और एटीपी की जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब जो सारी ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है। तो जब पाइरुविक अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है पाइरुविक अम्ल, अब जब ये बनता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें 2 अणु एटीपी ऊर्जा 2 इस प्रक्रम के संपूर्ण कार्यों में खर्च हो जाती है। 4 हमें प्राप्त हुए थे और 2 अणु तो वापस खर्च हो गए। अब 2 अणुओं का हम के क्या होता है? एटीपी अणुओं का विशिष्ट लाभ होता है। इससे ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उससे लगभग 7% ऊर्जा ही मुक्त हो जाती है। अब यदि पाइरुविक अम्ल को यदि स्थायी रूप से आणविक ऑक्सीजन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाती है, आणविक ऑक्सीजन कहे तो जब ऑक्सीजन होता है वो सिंगल पाया जाता है, O2 के रूप फॉर्म में ना पाकर सिर्फ O के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे आणविक ऑक्सीजन कहते हैं। तो यदि पाइरुविक अम्ल को स्थायी रूप से आणविक ऑक्सीजन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाती है तब ये चरण बिल्कुल क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है और पाइरुविक अम्ल टूटकर लैक्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है ये पौधों में, मांसल जो फल होते हैं उनमें, जीवाणुओं में, कवकों में आदि में पाया जाता है। पाइरुविक अम्ल है
का परिवर्तन है वो एथिल अल्कोहल में हो जाता है और CO2 भी इससे मुक्त होती है। अनाक्षी श्वसन है वो प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, अंकुरित होने वाले बीजों में, फलों में थोड़े समय के लिए होता है। अनाक्षी श्वसन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे शर्करा किण्वन भी हम कहते हैं। अब दूसरा है ऑक्सी श्वसन। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है भी ऑक्सी श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इसमें जो पायुरिक अम्ल अर्थात जो पायुरिक अम्ल जो लास्ट में बना था उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 और जल उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं और ढेर सारी मतलब ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है जो ATP के रूप में संचित हो जाती है। अब इस श्वसन के अंत में हमने 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने पढ़ा था भी अनोक्सी श्वसन में कितनी 4 अणु ATP ऊर्जा प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 खर्च हो गई थी और 2 का हमें शुद्ध लाभ हुआ था। लेकिन ऑक्सी श्वसन में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त हुई थी। 36 तो यहाँ हो गई और 2 का शुद्ध लाभ वहाँ हुआ था, तो टोटल हो गई 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा कहे तो जैसे 55-60% तक की जीवों को उपलब्ध होता है और शेष ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में चली जाती है। अब इसका जो तीसरा भाग था, हमने 3 भाग कहे थे, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और गैसों का परिवहन। अब तीसरा इसका आता है गैसों का परिवहन। गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है, ये हमने ऊपर जान लिया। यह विनिमय गैसों के दाबों के अंतर के कारण साधारण विसरण विधि द्वारा होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो विनिमय है वो किस कारण होता है, वो गैसों के दाब में अंतर के कारण होता है। भी दाब ज़्यादा है कम है, और इसके साथ जो ये पूरी प्रक्रिया है ये विसरण की विधि कहलाती है। और हमने जाना भी जो श्वसनिकाओं के जो अंतिम सिरे हैं वो फूलकर क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं, जिनको हम कुपिका कहते हैं। तो इन कुपिकाओं में ही क्या होता है, गैसों का विनिमय O2 व CO2 का विनिमय होता है। अब गैसों का जो परिवहन है, गैस अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया क्या कहलाती है, गैसों का परिवहन कहलाती है। अब गैसों के परिवहन में जैसे पहला है ऑक्सीजन का परिवहन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उससे संयुक्त मतलब उससे क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ये एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना सकता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। यदि हम अब हीमोग्लोबिन के बारे में जानें, हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का वर्णक है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो वो चमकदार लाल रंग का होता है। तो हमारे खून का रंग लाल इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि सीधा जो हीमोग्लोबिन है वो तो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ये चमकदार लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा तो केवल 10 से 20% तक की हो पाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकारों से भी हो सकता है। जैसे पहला है प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रुधिर में प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर देती है, जिससे 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश मान जैसे इससे 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तीसरा है कार्ब अमीनो के रूप में, इसमें 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है।
इस प्रकार मनुष्य में सांस लेने की दर हम कहें तो 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिली वायु फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। ये ध्यान देने योग्य बात है भी, सामान्य श्वसन के दौरान हमारे जो फेफड़ों में है वो 1500 मिली वायु है वो हर समय भरी रहती है। इसे फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य भी कहते हैं। इस प्रकार ये पूरी श्वसन की क्रिया। अब यदि हम श्वसन की मैकेनिज्म जाने, ये तो हमने भी श्वसन तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया, और जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें बाह्य श्वसन कैसे होता है, आंतरिक श्वसन कैसे होता है, और जो मतलब गैसों का परिवहन है वो कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे जो श्वसन की क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो कैसे होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया सामान्य 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्कर। पहले यदि हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो इस ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक जैसा ही होता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। ये क्वेश्चन, ये बात पूरी ध्यान रखने योग्य है भी, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है। ग्लाइकोलिसिस की ये पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं। ये हमने अनॉक्सी श्वसन में पीछे पढ़ा भी था। वह एटीपी के 2 अणु खर्च हो गए थे और एटीपी के 2 अणुओं का लाभ हुआ था। इस प्रकार इसमें 2 एटीपी अणु का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है। क्रेब्स चक्कर, दूसरा है क्रेब्स चक्कर। अब जो क्रेब्स चक्कर है, अब क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल से CO2 के एक अणु तथा हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु को एंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है भी, इसमें क्रेब्स चक्कर में जो सबसे पहला उत्पाद बनता है वो कौन सा है, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब एसिटाइल को एंजाइम ए कोशिका में उपस्थित ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल व जल से क्रिया करके साइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। अब साइट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्कर में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से विघटन होता है। इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल भी बनते हैं, जैसे ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। इन परिवर्तनों के दौरान CO2 के 2 अणु व हाइड्रोजन के 8 अणु मुक्त होते हैं और अंत में जो मैलिक अम्ल का जो परिवर्तन है वो ऑक्जेलोग्लिसरिक अम्ल में होता है। यह पुनः दूसरे पायरुविक अम्ल के एक अणु के साथ संयुक्त होकर क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करता है। अब इससे जो ऊर्जा का उत्पादन, अब जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया और क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया हुई है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ है ये हम देखेंगे। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु, 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से, ये ध्यान रखने योग्य बात है भी, NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के और FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु में कुल 18 अणु ATP के बनते हैं। चूँकि ग्लूकोज के एक अणु में हमने पीछे पढ़ा था भी, ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और एक पायरुविक अम्ल से अब हमने पढ़ लिया कि 18 ATP के अणु बनते हैं। तो 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं से कितने हो गए, 36 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु से 36 और 2 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पादन क्रेब्स चक्कर के दौरान ही होता है, क्योंकि 2 प्रक्रियाओं, 2 में ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्कर के रूप में पूरी होती है और अंत में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार आज यह श्वसन की क्रिया पूरी हुई है और इस प्रकार आज हमने श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।